लिख दे दीजिए नोट कितने प्रोटॉन की खोज है और उसमें लिखिए, हाँ डैश देने के बाद लिखिए गोल्ड स्ट्रीन ने छिद्र युक्त एक कैथोड लेकर उसी प्रयोग को दोहराया तो देखा कि एक कैथोड लेकर उसी प्रयोग को दोहराया तो देखा कि एनोड से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलकर कैथोड की ओर गमन कर रही है। जिन किरणों को जे थॉमसन ने एनोड किरणें कहा, एनोड किरणें कहा क्योंकि इन किरणों की उत्पत्ति एनोड से हो रही थी। डायग्राम बनाइएगा आप लोग, उसके बाद समझाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद चलिए डायग्राम बनाइए, उसके बाद समझा देते हैं इसको।
डायग्राम बना लिए? देखिए वाला समझिए, जैसे कहा किए, जैसे कि पहला बार प्रयोग किए थे ना उन्होंने गोल्ड स्टील ना, कि वो कांच के नली ले लिए थे, उसमें एक ठो एनोड एक ठो कैथोड लगा करके अब बैटरी से जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, तो कैथोड से किरण निकल रहा था, जिन किरणों को कैथोड किरण नाम रखे थे। ये क्या किए हैं कि फिर वही ला प्रयोगवा के दोहरा रहे, यानी कि एक तरफ एगो ट्यूब ले लिए कांच का, उसमें एक तरफ एनोड है एक तरफ, लेकिन आपकी जो कैथोड लेना था ना, तो कैथोड में छिद्र होना चाहिए था, यानी कि छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किए कि ऐसा कैथोड लिए कि ओकरा में बीच में कहाँ जहाँ तहाँ क्या हो, छिद्र हो कैथोड के अंदर में। तो देखें कि इस बार जो किरण जो है ना एनोड की ओर से निकलता है, इस प्रकार से ये तो निकलबे करता है कैथोड से, जो कि पहले बता चुके हैं। इसके अलावा एनोड से भी देखें कि एनोड की तरफ से भी किरण निकल करके इधर की ओर, तो चूंकि वह एनोड की ओर से आ रहा था इसलिए उसका नाम रख दिया एनोड किरण। लेकिन उसका गुणों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि वो विपरीत प्रकृति वाला है, ठीक विपरीत प्रकृति वाला है। तो इसका गुण तो ऋणावेशित था कैथोड किरणों का, तो इसका नाम रख दिया कि ये वाला क्या होगा, धनावेशित। इसीलिए इसको धनोद किरण भी कहा जाता है, इसको धन किरण भी कहते हैं, एनोड किरण भी कहते हैं और धनोद किरण भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है एक्चुअल में प्रोटॉन था जो चलते समय किरण के रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन था कण। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या था कि वही प्रयोग किए थे, लेकिन आपकी छिद्र कैथोड का प्रयोग किए थे। तो देखिए कि आपकी ठीक उल्टा डायरेक्शन में कुछ किरण निकल के आता है, जिन किरणों को कैथोड किरण के नाम से जाना जाता है। तो डायग्राम बना लिए हैं, तो इसके बाद लिखिएगा एनोड किरणों की उत्पत्ति। हाँ, एनोड किरणों की उत्पत्ति। एनोड किरणों की उत्पत्ति लिख लिए। अब देखिए एनोड किरण के बारे में जानने से पहले थोड़ा बैक में चलते हैं हम लोग। बताइए तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें कई गो प्रोटॉन है, कई गो इलेक्ट्रॉन होता है? एगो प्रोटॉन होता है, एक ठो इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जीरो होता है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक। यदि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी, एक ही इलेक्ट्रॉन होबे करता है और उसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, तो हाइड्रोजन कौन आवेश से आवेशित हो जाएगा? धन आवेश से आवेशित हो जाएगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धन आवेश से आवेशित हो जाता है, ठीक ना। इसमें केवल एक प्रोटॉन है ना, तो जब हम लोग इस निम्न दाब पर भरा हाइड्रोजन गैस में इला प्रयोग करते हैं तो इसे कैथोड किरण निकल करके इधर से जाता है। हम आपको कैथोड किरण के गुण बताए थे कि कैथोड किरण जब भी किसी गैस से होकर के गुजरता है तो गैस को आयनीकृत कैसे, तो गैस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो जब कैथोड किरण इधर से जाएगा तो हाइड्रोजन गैस के परमाणु अणु से टकराएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा देगा ना। हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉन होबे करता है, तो एगो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन का हो गया धन आवेशित। तो वही धन आवेशित हाइड्रोजन जो होता है ना, उसमें केवल एक प्रोटॉन नहीं है, तो वही इसके अपोजिट डायरेक्शन में गति, लेकिन उसकी गति की दिशा एनोड से कैथोड की ओर होती है, तो उसी को एनोड किरण के रूप में जाना जाता है। एक्चुअल में एनोड किरण कोई किरण नहीं है, हाइड्रोजन गैस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद हाइड्रोजन में केवल एगो प्रोटॉन बचता है, यानी कि हाइड्रोजन आवेशित हो जाता है और वही एनोड से कैथोड की ओर गमन करना, और उसी किरण को हम लोग एनोड किरण के नाम से, लेकिन उसका डायरेक्शन होता है एनोड से कैथोड की ओर। तो हम लोग समझते हैं कि एनोड से ही निकल रहा है, ठीक ना। यही बात वाला लिखना है, लिखिए कैथोड किरणों के द्वारा, हाँ डैश कर लिखिए, कैथोड किरणों के द्वारा
कैथोड किरणों के द्वारा विसर्ग नली में गैस के परमाणुओं पर प्रहार करने से परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और परमाणु धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। और परमाणु धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कैथोड की ओर गमन करता है, जिसे एनोड किरणें कहते हैं। जो कैथोड की ओर गमन करता है जिसे एनोड किरणें कहते हैं। एनोड किरणें कहते हैं। हो गया। देखिए, जिस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़ाए थे ना कि आवेश था, उसका द्रव्यमान था, उसका विशिष्ट आवेश था इलेक्ट्रॉन का पढ़ाया था ना, विशेष गुण है इलेक्ट्रॉन का विवरण। उसी तरह से हम लोग प्रोटॉन का भी विवरण पढ़ना है, यानी कि प्रोटॉन के भी गुण पढ़ना है। तो चलिए आप बताइए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तुम बैठो। चलिए जी, कुणाल कुमार आप बताइए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? बैठिए, आपके बस के बात नहीं है, आप ट्रक में जाइए। चलिए आप बताइए बालक, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? 11 कूलम प्रति केजी। बैठिए, आप सही बताएं। पीछे से रोहित, इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश पूछे, विशिष्ट आवेश नहीं। जो बोल रहे हैं वो द्रव्यमान है। 6-7। बैठो। तो ये बुद्धि नहीं काम कर रहा है, समझ रहे कब काम करेगा तुम्हारा? चलिए जी आप बताइए, सबसे साइड में हरा शर्ट पहने हुए हैं, नंबर भुला जाते हैं बार बार। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 के पावर कितना? -31। बैठिए, सही है, केजी में होता है। हाँ, याद करते चलिएगा, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल आएगा तब बनाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है। आज लिखिए आप लोग, एनोड किरणों के गुण। एनोड किरणों के गुण, एनोड किरणों के गुण डैश देकर लिखिए। इसके निम्नलिखित गुण है। इसके निम्नलिखित गुण है। लिखिए, नंबर 1, एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है।
एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा लिखिए, एनोड किरणें द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बने होते हैं। एनोड किरणें द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बने होते हैं। जिन कणों को गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन कहा, जिन कणों को गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन कहा, प्रोटॉन कहा, देखिए कहने का मतलब है कि एनोड किरण जब चलता है इस तरह से एनोड से कैथोड की ओर, तो ये किरण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान इसलिए होता है कि एक्चुअल में वो तो एनोड किरण होता ही नहीं, वो तो H+ आयन होता है। H+ आयन में केवल प्रोटॉन होता है, यानी कि एक्चुअल में वो प्रोटॉन ही होता है, लेकिन चलता है तो किरण के रूप में दिखाई, तो वो तो एक प्रकार का कण हो गया। और प्रत्येक कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान, दुनिया में कोई अभी तक ऐसा कण ज्ञात नहीं है जिसका द्रव्यमान नहीं होता है। छोटे से कण का भी द्रव्यमान ज्ञात किया जा चुका है अभी तक साइंटिस्ट के द्वारा, बहुत सारा भी खोजना बाकी है। देखो यदि छोटे कणों का खोज नहीं होता ना, तो आज के समय में हम लोग के कंप्यूटर जो उतना बड़का था, इतना छोटा में कन्वर्ट, जितना छोटा से छोटा कण की खोज होते जाएगा ना, टेक्नोलॉजी उतने छोटा हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं माइक्रो पर। सिमवा खरीदते हैं तो कौची होता है, माइक्रो सिम ना। कुछ दिन के बाद आएगा नैनो सिम, ओकरो छोटा। उसके बाद आएगा पिक्को। पिक्को तो पहुंच गया तो समझ जाना कि सब पूरा मोबाइल एगो खाली बटन में सिमट जाएगा। ऐसे बटन पहले रहेंगे, ऐसे टिप देंगे, पूरा मोबाइल आ गया। मतलब जितने छोटा पार्टिकल के खोज होता है ना, टेक्नोलॉजी उतने सिमटते जाता है, ठीक ना। ये सब किसका देन है, तो परमाणु संरचना ही का ही देन है। इसी का देन है, परमाणु के खोज के कारण ही आज टेक्नोलॉजी छोटा होते जा रहा है, ठीक ना। तो कै गो लिख लिए। तीसरा लिखिए, एनोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। एनोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। एनोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये किरणें धनावेशित कण हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि ये किरणें धनावेशित कण है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये किरणें धनावेशित, क्योंकि किरण तो मुड़बे नहीं करता है, प्रकाश किरण मुड़ता है, विक्षेपित थोड़ी होता है कहीं पर भी। डायग्राम बनाई जैसे कल बनाए थे ना, एगो धन प्लेट है एक ठो, तो उसमें देखे थे कि कैथोड किधर मुड़ रहा था। कल वाला जो डायग्राम बनाए थे तो उसमें कैथोड किरण किधर मुड़ रहा था जी, कैथोड किरण प्लस की ओर मुड़ रहा था। आज किधर मुड़ेगा, माइनस की ओर। तो इधर से दर्शा दीजिए। हाँ हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं। हाँ हाँ जुटा रहता है ये दोनों। अच्छा रुक जाओ, ठीक से बना देते हैं।
ये हो गया ऋण, आई वाला हो जाएगा धन, और फिर यहाँ पर ऋण। अच्छा ई वाला नहीं जुड़ल होता। अच्छा सही बोल रहे थे। डायग्राम बना लीजिए ये वाला। और साथ में विद्युत क्षेत्र में तो विक्षेपित हो ही रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र वाला भी डायग्राम बना लीजिए, जिसमें चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखते हैं हम। ये हो गया प्लस, आई वाला हो गया माइनस। दोनों डायग्राम बना लीजिए। जहाँ धन आवेश ऋण आवेश होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है, और जहाँ पर चुंबक होता है वहाँ पर चुंबकीय, और दोनों में विक्षेपित होता है, विद्युत क्षेत्र में भी चुंबकीय क्षेत्र में भी। तो कैसे विक्षेपित हो? विक्षेपित का मतलब होता है कि अपना मूल स्थान से विचलित हो जाता है। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है धन आवेश की ओर, सॉरी ऋण आवेश की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है दक्षिणी ध्रुव की ओर। जैसे देखिए इधर साउथ बना है, इसका मतलब इधर नॉर्थ नहीं होगा, इधर नॉर्थ बना है तो इधर साउथ है, क्योंकि एकल ध्रुव वाला कभी चुंबक संभव नहीं होता है। इसका भी गुण उसी के जैसा है कि नहीं, कैथोडिक किरण के जैसा। ये भी सीधी रेखा में चलता है, लेकिन फर्क है कि धनावेशित होता है। वो कैथोड से एनोड की ओर चलता था, ये एनोड से। वो भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता था, ये भी विक्षेपित हो रहा है, लेकिन इसका तनि गुण विपरीत है, इसलिए ये ऋण आवेश की ओर झुकेगा, और धन आवेश की ओर झुकता था। वो नॉर्थ की ओर झुकता था, ये साउथ की ओर झुक रहा है। तो अगला गुण बोले, लिखिए धन किरणें या एनोड किरणें, धन किरणें या एनोड किरणों के लिए, धन किरणें या एनोड किरणों के लिए, या एनोड किरणों के लिए ई बटा एमपी माने मास ऑफ प्रोटॉन, ई बटा एमपी का अनुपात विसर्ग नली में उपस्थित गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि जो विसर्ग नली में गैस भरा हुआ है ना, तो उसके लिए ई बटा एमपी का हम लोग मान निकालेंगे, तो गैस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा गैस भरा हुआ है। यानी कि सब के लिए ई बटा एमपी के मान एक समान नहीं होएगा। और उसमें क्या होता था, ई बटा एम ई होता था, जिसको विशिष्ट आवेश के नाम से, और जिसका मान आता था 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति। तो इसका भी कुछ मान है, आगे लिखाते हैं। लिखिए एनोड किरणें, अगला 5वां नंबर, एनोड किरणें
फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। एनोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है मतलब जान रहे हैं ना, उसको खराब कर सकता है। एनोड किरण उसको पड़ेगा तब फोटोग्राफी। अगला लिखिए, धन किरणों का द्रव्यमान, धन किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। धन किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। एक्चुअल में वो तो हाइड्रोजन परमाणु ही था ना, खाली हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब प्रोटॉन इधर की दिशा में चलना, तो वो तो है एक्चुअल में हाइड्रोजन परमाणु ही। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर माना जाता है। जैसे 9.1 × 10 के पावर -31 kg है ना, उसका मतलब होता है कि 0.001 30 को 0 बैठा के तब जाके निकल 9 1 0.000 करके तो लगभग 0 करीब है ना। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लगभग नगण्य माना जाता है और उसमें से वो निकल गया तो खाली बचेगा प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन परमाणु में अब क्या बचा केवल, इसीलिए बोला वही किरण के रूप में चलता है। इसीलिए बोला जा कि धन किरणों का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन परमाणु ही है लेकिन उसमें केवल क्या बचा हुआ है, तो द्रव्यमान में थोड़ा सा कमी हुआ है, इसलिए बोला जाता है कि लगभग बराबर है, ठीक ना, एग्जैक्ट बराबर, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। अब लिखिए 7वां नंबर, इन किरणों पर इकाई धनावेश होता है। इन किरणों पर इकाई धनावेश होता है। इन किरणों पर इकाई धनावेश होता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इन किरणों पर इकाई धनावेश होता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, अर्थात E बराबर +1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर भी उतना ही द्रव्यमान होता है लेकिन धन आवेश होता है, इसलिए +1.6 लिखाएगा, 10 के पावर -19 लिखाएगा। हो गया ना। चलिए अब हम लोग पढ़ना है प्रोटॉन का विवरण, मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े थे, आवेश, द्रव्यमान, ये सब वैसी पढ़ना है। तो लिखिए टॉपिक, प्रोटॉन का विवरण। प्रोटॉन का विवरण पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर आवेश। आवेश डैश देकर लिखिए, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिस पर आवेश का मान +1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। जिस पर आवेश का मान +1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, जिसे इकाई धन आवेश माना जाता है।
ब्रैकेट में +1 लिख लीजिएगा इकाई धन आवेश के बगल में, जिसे इकाई धन आवेश माना जाता है। आप रह दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। 2 बार 3 बार कई बार बुलाइएगा हमसे। दूसरा नंबर लिखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान लिखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुना 10⁻⁻27 ग्राम, सॉरी केजी होता है 27 में, हाँ केजी होता है, ग्राम में 24 हो जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुना 10⁻⁻27 केजी होता है, जिसे एमपी से सूचित करते हैं, जिसे एमपी से सूचित करते हैं, जिसे एमपी से सूचित करते हैं। चलिए अब तीसरा लिखिए जी, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश डैश देकर लिखिए प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश 9.56 गुना 10⁻7 कूलम प्रति केजी होता है। 9.56 गुना 10⁻7 कूलम प्रति केजी होता है। अर्थात E/MP, तो ई के मानवा कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻, आप MP का मान 1.673 गुना 10⁻⁻27 केजी न जी। इसको देखिए हल कीजिएगा ना तो आएगा आपका 9.56, तो इसको हल कर लीजिएगा। हम तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऐसे भी एग्जाम में निकालने के लिए नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। वो अलग बात है कि आपको प्रोसेस मालूम हो गया कि E/MP करके निकाला जाता है, लेकिन एग्जाम में तो केवल वैल्यू ही पूछता है। हो गया ना। अब लिखना है आपको न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज टॉपिक लिखिए न्यूट्रॉन का खोज। देखिए न्यूट्रॉन का खोज जैसे जानते होंगे आप लोग कि जेम्स चैडविक ने किया था, लेकिन जेम्स चैडविक से पहले भी कोई न्यूट्रॉन के खोज कर चुका था, लेकिन उसका नामकरण नहीं किए थे। जैसे क्या किए थे ना कि देखिए 2 वैज्ञानिक थे, बूथ और बेकर क्या किया था कि जो बेरिलियम धातु है ना, बेरिलियम धातु, तो बेरिलियम धातु के छड़ पर ये लोग क्या किए थे कि अल्फा किरण से प्रहार किए थे। बेरिलियम धातु के छड़ पर अल्फा किरण से प्रहार किए तो देखें कि बेरिलियम धातु के छड़ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है। अदृश्य किरणें मतलब कि वो हम लोग को दिखाई, लेकिन उसका कुछ प्रभाव है, उसी प्रभाव से पता चलता है कि कुछ निकल रहा है। तो बेरिलियम धातु के छड़ पर ये लोग अल्फा किरण से प्रहार किए तो देखा कि बेरिलियम धातु के छड़ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है। जिन किरणों के गुणों के अध्ययन करने पर पता चला कि ये किरणें उदासीन होती है। उदासीन होती है कहने का मतलब कि यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में सीधे निकल जाता है, बिना इसको गुजारिएगा यहाँ से ना तो इन्ने मुड़ेगा नहीं।
सीधे निकल जा रहा था, किधरों मुड़ नहीं रहा था। तो कहा कि ना ही धन की ओर जा रहा है ना ही ऋण की ओर जा रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों से एक अलग गुण है। तो अगर कह दिया कि ये उदासीन किरण है, लेकिन जेम्स चैडविक जो आगे चल के और अध्ययन किए इसके बारे में, और उसका नाम रख दिए कि उस उदासीन किरण का नाम होगा न्यूट्रॉन। इसलिए हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किए हैं, जबकि उनसे पहले तो बूथ बेकर कर ही चुके थे, खाली नाम नहीं दिए थे, नामकरण नहीं किए थे। हाँ, तो लिखिए इसमें डाय देकर 1930 में बूथ एवं बेकर ने बूथ जहाँ पर हम लोग वोट मारते हैं, बूथ एवं बेकर ने बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों से प्रहार किया, तो देखा कि उससे एक अदृश्य किरणें निकलती है। तो देखा कि उससे एक अदृश्य किरणें निकलती है, जिन किरणों का अध्ययन करने पर पता चला कि ये किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता है। इसलिए बूथ एवं बेकर ने इन किरणों को उदासीन किरण कहा। उदासीन किरण कहा। लेकिन इसके नामकरण में सक्षम नहीं हो सके। पैराग्राफ चेंज लिखिए। 1932 में जेम्स चैडविक ने इन उदासीन किरणों का नाम न्यूट्रॉन रखा। जेम्स चैडविक ने इन उदासीन किरणों का नाम न्यूट्रॉन रखा और उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन भी पदार्थ का मौलिक कण है। हो गया ना। खोज तो बूथ बेकर कर लिए थे 1930 में, लेकिन उसका नामकरण करने में सक्षम। देखिए, विज्ञान में जब आप कुछ खोज कीजिएगा ना, तो उसका आप नाम ऐसा आपको नाम रखना पड़ेगा ना, जो नाम पहले से किसी दूसरे वस्तु के लिए या किसी दूसरे के लिए प्रयोग है, तब भी जाके नाम आपका वैलिड होगा। हम लोग इसे नहीं है,
कि ओकरो नाम है रोहित हमरो नाम है रोहित, एकरा से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं होता विज्ञान में। विज्ञान में होता है कि वैसा आपको नाम रखना पड़ेगा जो नाम पहले कभी किसी का कोई दूसरा वस्तु के ना हो, ना ही दूसरा जीव के हो, ठीक ना, चाहे वो निर्जीव हो के चाहे कोई दूसरा वस्तु हो के कोई भी, तो वैसा नाम रखना पड़ता है जो वो लोग नहीं कर पाए थे बूथ ऑफ बेकर। और नामकरण कौन कर दिए? जेम्स चैडविक। मान लीजिए कि आप कोई खोज किए और उसका नाम कुछ ऐसा रख दिए जो किसी ना किसी का पहले से है, नाम दर्ज है कि हाँ ये वस्तु की नाम होता है, तो वो नाम वैलिड है। फिर आपको दूसरा रखना पड़ेगा बदल के। तो खोज करने के बाद नाम भी देना एक बड़ा जरूरी होता है कि क्या नाम दे, ठीक ना। तो आज इतना ही।